नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र कर्नाटक का, जहां पर बीजेपी का बड़ा दावा, पूर्ण बहुमत से बना रही है भाजपा सरकार, क्षेत्र में आएंगे आश्चर्यजनक परिणाम। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी की उड़ गई नींद, गृह मंत्रालय ने दिया दखल और अब ममता सरकार से मांगा है जवाब। बीजेपी ने की थी शिकायत, जिसके बाद हुई है ये बड़ी कार्रवाई। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट, दिया मात्र 2 दिन का समय। चौथी खबर में जिक्र होगा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करवा रही है हिंसा, बिहार बंगाल बवाल पर अनुराग ठाकुर का गंभीर सवाल। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ को बना दो पूरे देश का मुख्यमंत्री, बीजेपी नेता के बयान पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिंसा करवाने वाली सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए और आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया बड़ा दावा, बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत और कुछ क्षेत्रों में आएंगे आश्चर्यजनक परिणाम। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से जारी है और 8 अप्रैल को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या चुनावी मैदान में उतरने वाले बीजेपी उम्मीदवारों में चौंकाने वाले नाम भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में नए प्रयोगों की योजना है और वो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कुछ सीटों पर आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में आप इसे देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता और नेता दोनों आश्वस्त हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, गृह मंत्रालय ने दिया दखल बंगाल हिंसा के मामले में और ममता सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी ने की थी इसकी शिकायत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के बाद अब गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुगली और हावड़ा जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में हिंसा को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से फोन पर बात की थी और स्थिति का जायजा लिया था। शाह ने इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की थी। अब गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से राज्य में बढ़ती हिंसा और राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय की ओर से बंगाल सरकार को जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में पूछा गया है कि राज्य पुलिस की ओर से हिंसा को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, राज्य पुलिस ने हिंसा को लेकर क्या कदम उठाए हैं, इस बाबत पूरी जानकारी मांगी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करवा रही है हिंसा, बिहार बंगाल बवाल पर अनुराग ठाकुर का गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामनवमी पर पश्चिम बंगाल और बिहार में शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान हुई हिंसा को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर हमला बोला और अहिंसा विश्व भारती संस्था और विश्व शांति केंद्र की तरफ से आयोजित किए गए भगवान महावीर जयंती समारोह में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट के अनुसार अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के एक हिस्से पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को शांति से नहीं निकलने दिया जाता है और सीएम ममता बनर्जी ये कहती है कि हिंदू इस क्षेत्र में ना जाए, तो क्या ये समाज और वो क्षेत्र को बांटने पर उतर आई है, ये चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस 2 राज्यों के सीएम पक्षपात करने का काम करते हैं, जो कि अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। इन घटनाओं के पीछे क्या एक वर्ग है या फिर तुष्टीकरण की सियासत जो उनको और हवा देने का काम करती है? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अशांति फैलाने का काम इस प्रकार से भी किया जाता है? ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बता दें कि बिहार के 2 जिले सासाराम और नालंदा में रामनवमी के निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पथराव हो गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी आदित्यनाथ को बना दो पूरे देश का मुख्यमंत्री, बीजेपी नेता के बयान पर आरजेडी नेता ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश भर में सियासत तेज हो गई है। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखने और योगी मॉडल
मॉडल को फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल के कारण वहां शांति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन में दंगाइयों और अपराधियों को नियंत्रित किया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में अपराधियों पर नियंत्रण नहीं है, बिहार में तो बिल्कुल भी अंकुश नहीं है। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीएम योगी से सीखना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार की पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, तब आई पीएम मोदी की पुलिस, तो इस्तीफा दो नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए हैं और बीमार भी लगते हैं, उनसे अब राज्य प्रशासन का काम नहीं संभल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश जी की पुलिस स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाई, तब मोदी जी की पुलिस को आना ही पड़ा। बिहार में हुई हिंसा की घटना को लेकर सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि सेंट्रल फोर्स लगाओ, लेकिन हमारी बातों को सुनकर लोगों ने अनसुना कर दिया। अंतिम में सेंट्रल फोर्स को ही बिहार आना पड़ा और उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस से ही कंट्रोल होना है तो अमित शाह ने ठीक ही कहा था, उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। रूल ऑफ लॉ करने के लिए अमित शाह ने ऐसा कहा था कि सीधा करो और हिम्मत नहीं है तो इस्तीफा करो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर या तो दंगाइयों को सीधा कीजिए और नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावते इफ्तार में शामिल होने पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नालंदा और सासाराम जल रहा था तब वो चैन की नींद सोए हुए थे, अब दावते इफ्तार में जाकर किसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी बोले आपदा का प्रभाव वैश्विक, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अहम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आपदाओं का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होगा, बल्कि एक क्षेत्र में आपदा का प्रभाव पूरी तरह से दूसरे क्षेत्र पर पड़ेगा। इसीलिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। दरअसल पीएम मोदी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आईएमडी ने इस हफ्ते पूर्वोत्तर भारत में बारिश की जताई संभावना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिक्किम से ये बड़ी खबर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में अप्रैल की शुरुआत बारिश के साथ हुई थी। नवीनतम मौसम पूर्वानुमान से संकेत मिला है कि सप्ताह के दौरान पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी और बारिश की गतिविधि के बावजूद इस सप्ताह तापमान में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। खराब मौसम के कारण अगले 2 दिनों तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में पीली घड़ी रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत, यूपी, हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बुधवार तक व्यापक रूप से हल्की या मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। उसके बाद गीली स्थितियों के फैलने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में फिर मिला खजानों का भंडार। कार से फोन तक यूज होने वाले 15 दुर्लभ खनिज मिले। जी हाँ दोस्तों, देश में इन दिनों महत्वपूर्ण खजानों के भंडार पाए जा रहे हैं, जिससे पूरे भारत देश की ताकत मजबूत हो रही है और इन दुर्लभ खनिजों के मिलने से राज्य भी मालामाल और विकास कर रहा है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार पाया गया है और इसका सबसे अधिक इस्तेमाल सेलफोन, टीवी और कंप्यूटर से लेकर ऑटोमोबाइल जैसे दैनिक उपयोग की चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस खनिज पदार्थ की खोज हैदराबाद स्थित नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की है। दरअसल NGRI के वैज्ञानिक साइनाइट जैसी गैर पारंपरिक चट्टानों के लिए सर्वेक्षण कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने लेंथेनॉइड श्रृंखला में खनिज की महत्वपूर्ण खोज की है और पहचान किए गए तत्वों में एलानाइट, सीरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टेटलाइट, एपोटाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट और इसी के साथ कई सारे जरूरी पदार्थ शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खबर की तरफ। पीएम मोदी की CBI को दो टूक, किसी से डरे नहीं, कोई भ्रष्टाचारी बचे नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के डायमंड जुबली कार्यक्रम में पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने CBI अधिकारियों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में CBI को दो टूक नसीहत दी और कहा कि आप लोगों को
किसी से डरने से दबने की जरूरत नहीं है और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी भ्रष्टाचारी या गलत काम करने वाला बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सीबीआई के पुणे, शिलांग और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि न्याय की बात हो या फिर इंसाफ की, सीबीआई एक ब्रांड के रूप में हर किसी की जुबान पर है। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन जरूरी है और प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि नए ऑफिस में सीबीआई और ज्यादा मजबूत होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुगल दरबार का इतिहास नहीं पढ़ेंगे अब यूपी के छात्र, योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, यूपी के योगी सरकार ने शिक्षक सत्र 2023-24 के यूपी बोर्ड और सीबीआई बोर्ड के पाठ्यक्रम को लेकर अहम फैसला लिया है। स्कूलों में छात्रों को अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा जून 2022 में मुगल इतिहास, शीत युद्ध आदि पर अध्याय हटा दिए गए थे। यूपी बोर्ड ने फैसला किया कि वो राज्य में एनसीईआरटी की किताबें और उनके पाठ्यक्रम को लागू करेंगे। सरकार ने साफ किया कि आज या इस महीने में फिर से कोई नया अध्ययन नहीं हटाया गया है और इससे पहले खबर आई थी कि यूपी सरकार द्वारा इतिहास की किताब, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, पीछे छूटे जो बाइडेन और ऋषि सुनक, सर्वे में बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर सामने आए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनसे पीछे छूट गए हैं। ये ताजा तरीन रैंकिंग ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने जारी किया है, जो दुनिया भर के नेताओं के बड़े फैसले पर नजर रखती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर यह खबर शेयर करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाले नेता हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ अव्वल रैंक पर रहे, जबकि मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को दूसरा स्थान मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद, बिहार में नहीं होगा नया खेला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नवादा में हुई रैली के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी ने राज्य में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने यहां तक संदेश दे दिया है कि पार्टी आगामी चुनावों में अकेले जाएगी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी की राज्य इकाई भी इसी मत की है कि यहां पार्टी अकेले चुनाव लड़े ताकि बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से सरीखे परिणाम आ सकें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को इस बात के लिए संकेत दिए। गृह मंत्री ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश बाबू और लल्लन बाबू को भाजपा में वापस नहीं लिया जाएगा। नीतीश बाबू और लल्लन बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। भाजपा सांसद बोली, सीएम दें इस्तीफा, मामले की हो एनआईए जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हुई हिंसक घटनाओं पर खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां हिंसा को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी द्वारा ममता बनर्जी सरकार पर लगातार राजनीतिक हमले कर रही है, वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि रामनवमी के अवसर पर निकले जुलूस में भाजपा के कई नेता अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल थे। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि शोभा यात्रा को मुस्लिम बहुल इलाके से दूर रखना चाहिए था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पथराव और हिंसा हुई है शोभा यात्रा पर और इसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दौरान कैसे हिंसा हुई। उस दिन ममता बनर्जी धरना मंच पर थीं और उन्होंने सभी मीडिया का ध्यान हटा दिया, जबकि मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव 115 सीटों पर फोकस। मंत्री विधायकों को 2-3 सीटों का जिम्मा। कर्नाटक में गुजरात का फॉर्मूला अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा गुजरात चुनाव की रणनीति पर काम करते हुए अलग अलग राज्यों के नेताओं को चुनाव अभियान में उतार रही है। इन नेताओं को कई चुनावों में काम करने का अनुभव है। 10 मई को राज्य में चुनाव है। दोस्तों, भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने 2024 सीटों में से 115 सीटों पर पार्टी फोकस कर रही है और केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों, सांसदों तथा विधायकों सहित 50 से 60 नेताओं को 2 से 3 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे कठिन सीटों पर पार्टी की राह को आसान बनाने के लिए
काम करने को कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्टेडियम में मैच देखने वाले दर्शकों के लिए जारी हुई चेतावनी। आईपीएल 2023 में इस प्रकार के पोस्टर लहराने पर किया जाएगा सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल एक बार फिर से लंबे समय के बाद अपने पुराने फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इसमें एक टीम को अपने होम ग्राउंड पर भी 7 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा और इसी बीच दिल्ली, मोहाली, हैदराबाद और अहमदाबाद में खेले जाने वाले मुकाबले में स्टेडियम जाकर मैच का आनंद लेने वाले दर्शकों के लिए एक खास तरह की वार्निंग भी जारी की गई है। 4 शहरों में मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण का विरोध करते हुए पोस्टर लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स समेत जो टीम है जैसे कि पंजाब किंग्स टीम के होम मैचों की टिकट बिक्री करने का अधिकार पेटीएम इनसाइडर को मिला हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेडियम में मैच खेलने वाले दर्शक इन पोस्टरों को, जिसमें एनआरसी या फिर नागरिकता कानून से जुड़े पोस्टर हों, उनको लेकर नहीं जा सकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी से मिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का यूपी को लेकर बड़ा दावा, कोई खेल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनसे हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश में होने वाले निकाय और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल भाजपामय है। पार्टी बहुत मजबूत है और इसे और ज़्यादा मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में नगर निकाय और 24 में लोकसभा चुनाव में फिर से कमल खिलने जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक, ड्रोन उड़ाने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला प्रकाश में आया है। वो जब उज्जैन में महाकाल लोक में घूम रहे थे तभी उनके ऊपर की तरफ आसमान में ड्रोन उड़ रहा था और इस मामले में पुलिस ने अब ड्रोन उड़ाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल 1 अप्रैल को राजधानी भोपाल में आयोजित कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल, हरिसिद्ध माता और काल भैरव के दर्शन किए, जिसके बाद वो रात करीब 9:30 बजे महाकाल लोक पहुंचे और उन्होंने ई कार्ट में बैठकर महाकाल लोक देखा। वो करीब 20 मिनट तक महाकाल लोक में रहे और इस दौरान उनके ऊपर ड्रोन उड़ रहा था। इससे देश के सुरक्षा सलाहकार की सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है, जिससे हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले युवक पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने रिलीज किया कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड। वीडियो में आरोप, पेंटिंग से कमाए 2 करोड़, ये पैसा सोनिया के इलाज में खर्च किए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स के दूसरे एपिसोड का वीडियो रिलीज किया है। सोमवार को भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में MF हुसैन की पेंटिंग की खरीद फरोख्त से जुड़ी बातें बताई गई हैं। इस पेंटिंग को येस बैंक को फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में खरीदा था और इस वीडियो में नरेटर कुछ फोटोज के साथ कह रहा है कि राणा कपूर पर प्रियंका गांधी से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाया गया था और इस वीडियो में ये भी कहा गया है कि इन पैसों का इस्तेमाल सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने शुरू की कांग्रेस फाइल सीरीज। पहले एपिसोड में कांग्रेस राज में हुए 4.82 लाख करोड़ के घोटालों का जिक्र। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर हमला बोला है। पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स नाम से एक सीरीज शुरू की है, जिसके पहले एपिसोड में कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र है। भाजपा ने रविवार को यहां पर एक सीरीज शुरू की है और इस वीडियो सीरीज में कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहली सीरीज में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटाले का जिक्र किया और बीजेपी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान यहां पर 4.82 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। वीडियो में कहा गया है कि ये इतना सारा रुपया है कि जुबान तक लड़खड़ा जाए और इस दौरान 1.86 लाख करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का भी जिक्र किया गया। वीडियो को भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से
पोस्ट किया और साथ ही आरोप लगाया कि तब की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार 2G मामला, कोयला घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल पंक्ति सहित विभिन्न घोटालों में संलिप्त थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 40 की 40 सीटें दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। बिहार के नवादा में अमित शाह ने किया वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के नवादा में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के बीच जाएंगे और महागठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने से रहे, क्योंकि देश की जनता ने तय किया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब नीतीश बाबू को वापस ना लिया जाए, यही जनता का मन है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने वजन से गिरने वाली है और कमल की सरकार बनने वाली है। उन्होंने लोगों से कहा कि 40 में से 40 सीटें दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि सभी 40 सीटों पर मोदी जी का कमल खिलेगा। अगर किसी को कोई संदेह है कि चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी जेडीयू को फिर से एनडीए में ले जाएगी, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बीजेपी के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं।